about the Indian Contract Act 1872. In this video, I'll tell you about the provisions of the Indian Contract Act, the definitions of contract, and the essentials of a valid contract. And I'll also tell you about a little bit about the history of the Indian Contract Act. But before that, guys, if you like my video, don't forget to hit the like button and subscribe my channel. So Indian Contract Act came into force on 1st September 1872 and it is based upon the English common law. हालांकि ये आया जरूर था उस टाइम पे जब 1872 में जब हमारे ऊपर ब्रिटिश रूल था, बट ये इंडियन पार्लियामेंट में ही पास हुआ था ना। इसमें जो सेक्शंस हैं वो सेक्शंस डिवाइड किए गए हैं कि ये इस एरिया से डील करेंगे, तो वो देखते हैं। तो इसमें सेक्शन 1 से लेकर 75 तक के सेक्शंस हैं वो जनरल प्रोविजंस कंटेन करते हैं। फिर सेक्शन 76 से लेकर 123 तक आपके सेल ऑफ गुड्स से जितने भी रूल्स हैं उससे डील करते हैं। सेक्शन 124 से 147 तक इंडेमनिटी एंड गारंटी से डील करते हैं। सेक्शन 148 से 181 तक पेमेंट और प्लेज से रिलेटेड जो भी रूल्स हैं उससे डील करते हैं। उसी तरह 182 से लेकर 238 तक के जितने भी सेक्शंस हैं वो एजेंसी से डील करते हैं। नाउ सेक्शन 239 से लेकर 266 तक जितने भी सेक्शंस हैं वो पार्टनरशिप से डील करते हैं। अब क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है ये हर तरह के कॉन्ट्रैक्ट से डील करता था, तो इसमें बहुत सारे रूल्स हो गए थे, तो इसीलिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया, इसमें से कुछ सेक्शंस को, कुछ एरियाज को निकाला, उसका एक अलग एक्ट बना दिया। तो 1930 में गवर्नमेंट ने सेल ऑफ गुड्स एक्ट निकाला, जो इसके सेक्शन 76 से लेकर 123 तक के जो सेक्शंस है उनको निकाल के एक अलग एक्ट बना दिया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। इसी के 2 साल बाद मतलब 1932 में उन्होंने पार्टनरशिप के जो सेक्शंस थे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वो निकाल के एक अलग एक्ट बना दिया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये तो हो गए इसके सारे प्रोविजंस के बारे में। अब ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट बट नॉट ऑल अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, ये स्टेटमेंट आपने सुनी होगी। ऐसा क्यों होता है कि सारे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो एक अग्रीमेंट जरूर होते हैं, लेकिन सारे अग्रीमेंट्स वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। इसके लिए पहले एक क्रोनोलॉजी को समझते हैं। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट बनता है। सबसे पहले तो एक प्रपोजल आता है, प्रपोजल या फिर ऑफर। वो ऑफर आप किसी को भी देते हो, प्रपोज करते हो, फिर वो प्रपोजल जो होता है वो इंसान अगला एक्सेप्ट करता है, तो फिर वो एक प्रॉमिस बन जाता है। और उस प्रॉमिस में ये एक कंसिडरेशन भी होती है, वैलिड कंसिडरेशन, कि आप अगर ये काम करोगे या फिर ये कुछ करोगे तो मैं उसके बदले में आपको इतना पैसा दूंगा या फिर आपके लिए ये काम करूंगा। तो ये सारी चीजें एक पेपर पे लिखी जाती है, तो फिर वो एक पूरा का पूरा अग्रीमेंट बन जाता है जिसमें लिखा होता है कि हाँ मिस्टर एक्स ये काम करेंगे, उसके बदले में मिस्टर वाई उनको इतना पैसा देंगे या फिर ये वाला काम करेंगे। तो ये पूरा अग्रीमेंट हो गया। जब ये अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ हो जाता है तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। सो कॉन्ट्रैक्ट इसी तरीके से बनता है और इसीलिए कहते हैं कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं वो सारे के सारे अग्रीमेंट होते हैं, लेकिन सारे अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है ये जरूरी नहीं होता है। और किसी भी अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एनफोर्सेबल होना पड़ता है, और किसी भी अग्रीमेंट को एनफोर्सेबल होने के लिए कुछ एलिमेंट्स हैं या कुछ एसेंशियल्स हैं वो पूरे करने पड़ते हैं। तो वो देखते हैं कि क्या क्या एसेंशियल्स होते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट में, एक अग्रीमेंट में, जो अगर होते हैं तब जाके वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। But first of all, let's see what is the definition of a contract. An agreement enforceable by law is a contract, and it is defined in the section 2H of the Indian Contract Act 1872. Coming to the essentials of a valid contract, वो essentials या वो conditions जिसके होने से एक agreement एक valid contract बन जाता है। So first one is offer and acceptance. There must be a lawful offer and a lawful acceptance to that offer. जब कोई एक ऑफर करेगा तभी फिर कोई अगला इंसान से एक्सेप्ट करेगा और तभी कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। So first one is this offer and acceptance. Second point is intention to create legal relations. There must be an intention of both the parties to create a legal intention or a legal relation. If they don't intend to create any legal relation, then it is not a valid contract. Suppose मैंने अपने भाई से कहा कि if you will secure 90% in your board exams, then I'll gift you a phone. अब वो 96% ले आता है और मुझसे कहता है कि लाओ मेरा फोन दो, और मैं कहती हूँ मैं नहीं देने वाली, मैं नहीं दूंगी, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था। तो
यहाँ पर हम लोगों ने जो भी बातें की थी कि अगर वो 90% से अबव लाएगा तो मैं उसे फोन दूंगी, यहाँ पर हम दोनों ही पार्टीज की कोई भी इंटेंशन नहीं थी कि हमें एक लीगल ऑब्लिगेशन या लीगल रिलेशनशिप में एंटर करना है। तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। यहीं पे अगर किसी दो बिजनेस ने कंसर्न्स ने आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट किया होता कि आप मुझे इतने यूनिट्स ऑफ राइस सप्लाई करो तो उसके बदले में मैं आपको 50 रुपीज पर यूनिट दूंगा। तो यहाँ पर एक वैलिड जो है कॉन्ट्रैक्ट होता अगर वो उसको और अच्छे से रजिस्टर कर लेते और राइटिंग में होता। तो नेक्स्ट इज लॉफुल कंसिडरेशन। ना देयर मस्ट बी अ लॉफुल कंसिडरेशन टू द कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप कहते हो कि आपको ये काम चाहिए या फिर आप ये सप्लाई करोगे, उसके बदले में आपको चांद तारे चाहिए, तो ये कोई लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है। कंसिडरेशन इज द प्राइस विच इज पेड इन एक्सचेंज ऑफ द वर्क डन और द यूनिट सप्लाइड। तो जो भी आपको कोई भी काम करने पे जो आपको प्राइस मिलता वो आपकी कंसिडरेशन होती। लेकिन यहाँ पर अब कोई कंसिडरेशन जो है वो भी लॉफुल होनी चाहिए। आप कुछ भी कंसिडरेशन नहीं आप दे सकते हो। ये फोर्थ पॉइंट इज कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। जो पार्टीज है कॉन्ट्रैक्ट की, ऑफर जिसने दिया और जिसने भी ऑफर को एक्सेप्ट किया है, वो दोनों की वो लोग जो है एक साउंड माइंड के होने चाहिए, मेजोरिटी एज के होने चाहिए, 18+ होने चाहिए। ये सारी जो कंडीशंस हैं किसी भी पार्टी के लिए वो फुलफिल कर लेनी चाहिए। अब कुछ होते हैं कि हाँ आप माइनॉरिटी से भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, एक मेंटली रिटार्डेड इंसान से भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, लेकिन उसके अलग अलग कंडीशंस होते हैं। वैसे आप किसी भी मेंटली रिटार्डेड इंसान या माइनर से आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, तो उसके अलग अलग कंडीशंस होते हैं, वो तो बाद में देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्री कंसेंट। जो कंसेंट होती है ऑफर एक्सेप्टेंस की, जब आप लेते हो तो वो फ्री होनी चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी टाइप ऑफ फ्रॉड, कोर्शन, मिसरिप्रेजेंटेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस और मिस्टेक। अगर ये पांचों एलिमेंट कंसेंट में है या इन पांचों में से कोई भी एक एलिमेंट है आपकी कंसेंट में किसी भी पार्टी के, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वहीं पे रेपुडिएट हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा, नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो कंसेंट हमेशा ही फ्री होनी चाहिए। लॉफुल ऑब्जेक्ट इज द नेक्स्ट पॉइंट। जो हमारा ऑब्जेक्ट है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने का वो लॉफुल होना चाहिए। लॉफुल होना चाहिए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आपने किसी को सुपारी दे दी कि आप इसको मार दो तो फिर मैं आपको जो है ना 10,000 रुपए दूंगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये लॉफुल नहीं है, इसलिए आप इस अग्रीमेंट को आप या इस चीज को आप किसी कोर्ट ऑफ लॉ में एनफोर्स नहीं कर सकते। तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा ना। नेक्स्ट पॉइंट इज सर्टिनिटी। जो भी आप कंसिडरेशन करते हो या फिर जो भी आप प्रोमिसेस कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट में वो सर्टेन होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कुछ भी बोल दे रहे हो, जैसे कि आपने बोल दिया कि मैं आपको ढेर सारा पैसा दूंगा अगर आप मुझे ये काम करके दे सकते हो। अब ढेर सारा का क्या मतलब कितना, एक सर्टेन अमाउंट होना चाहिए कि हाँ आप मुझे इतना पैसा दोगे या फिर इतना पैसा दोगे। आप मुझे ये अगर मैंने कहा कि आप मुझे 50 टन ऑफ राइस सप्लाई करो तो मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगी। तो ये कुछ पैसे क्या होते हैं, एक सर्टेन अमाउंट यहाँ पे फिक्स करना चाहिए हर चीज का कि हाँ इतने यूनिट आप दोगे और इतना पैसा आपको पर यूनिट चाहिए। सर्टेनिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। अब यहाँ पे जो जिस काम की बात करी जाएगी, जो काम करना है वो पॉसिबल होना चाहिए परफॉर्म करने के लिए। अब अगर कोई कह दे कि भाई आप मेरा ये काम कर दो तो फिर मैं आपको चांद तारे तोड़ के ला के दे दूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप परफॉर्म कर पाओ। तो देयर मस्ट बी पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द व्हाटएवर प्रॉमिस यू आर मेकिंग और यू आर आस्किंग फॉर। Now, last point is writing and registration. Whatever contract you are entering into, it should be in writing and it should be registered in the court of law. जब इतना होगा तभी आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड होगा। These are all the essentials of a valid contract. So I hope you understood everything, and if you have any query you can post it in the comment section, and don't forget to hit the like button and subscribe my channel.